संस्कृति कलकल बहते हुए उस निर्मल नीर के समान होती है जिसमें सभी रस सदैव विद्यमान रहते हैं। सर्वरसाः अनुप्राप्ताः ही जलम। जल एवं संस्कृति भी जीवन स्फूर्ति, तेजस्विता, क्रियाशीलता व आकर्षण प्रदात्री होती है। संस्कृति किसी भी समाज अथवा राष्ट्र का वह प्रकाश पुंज है जो उस समाज अथवा राष्ट्र के जन जन के आचरण का अभिन्न अंग बनकर सदैव दैदीप्यमान रहता है तथा निरंतर चिरंतनता ही जिसका स्वभाव हुआ करता है। संस्कृति के माध्यम से जीवन की जीवंतता रूपायित होती है। किसी भी राष्ट्र की चेतना व उसके क्रियान्वयन का नाम ही संस्कृति है। चेतना के 3 स्तर बताए गए हैं। कारण अर्थात अंतरात्मा, सूक्ष्म अर्थात विचार शक्ति अथवा विचारणा तथा स्थूल यानी क्रियाशीलता। आगे चलकर ये 3 स्तर श्रद्धा, प्रज्ञा व निष्ठा बन जाते हैं जिनसे भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग व कर्म मार्ग विनिर्मित होते हैं। और ये तीनों ही मार्ग उस देश अथवा मानव समूह की प्राणभूता शक्ति के अभिन्न अंग होते हैं, उस प्राणभूता शक्ति को अभिव्यक्त करते हैं। यदि हम प्राचीन भारतीय संस्कृति को इस दृष्टि से देखें तो पाएंगे कि इसमें उपरोक्त तीनों स्तरों का समन्वित रूप सदैव ही विद्यमान रहा है। किसी भी देश की संस्कृति के मूल्यों का गठन उस देश की संकल्प शक्ति किया करती है। यह संकल्प शक्ति ही उस देश का वह उच्चारूढ़ शिखराधिष्ठित पद्मासन हुआ करता है जहां पहुंचकर मनुष्य मात्र का भाव आत्मवत सर्वभूतेषु वाला हो जाया करता है। उस राष्ट्र का स्वभाव वसुधैव कुटुंबकम वाला हो जाया करता है और वहां की संस्कृति का स्वभाव आत्मसात करने वाली तथा निरंतर चिरंतन रहने वाली संस्कृति हो जाया करता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड हृदय में समाहित है, किंतु अज्ञानी यह नहीं समझता कि प्रकाश का वह वास्तविक स्रोत उसकी अपनी आत्मा में निहित है, उसकी अपनी आत्मा ही है। अनादिकाल से ही भारतीय संस्कृति की परंपरा, भारतीय या कहें कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा मनुर्भव की रही है। यहां सबसे पहले मनुष्य को मनुष्य बनने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि यदि हम मनुष्य बन गए तो समझिए कि सब कुछ बन जाएंगे। प्राचीन भारतीय संस्कृति में निहित जो उदात्त भाव हैं, उन्होंने सदैव ही इस संस्कृति को दूसरों की अभिलषित वस्तु बनाया है। दूसरी संस्कृतियों के अनुयायियों के द्वारा सदैव ही इसका अनुकरण किया गया है, सदैव ही इसकी ओर आकर्षित होते हुए उन्हें देखा गया है। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति कुछ ऐसी विशेषताएं अपने आप में समाहित किए हुए है जो मानव मात्र की शुभ चिंतक रही हैं। उन्हें सभी देशों ने आत्मसात किया है या आत्मसात करने का प्रयत्न किया है। यदि हम भारतीय संस्कृति का प्रभाव अन्य देशों की संस्कृतियों पर देखना चाहें तो पाएंगे कि प्राचीन काल से ही भाषा, व्यापार, साहित्य, धर्म व दर्शन तथा पर्व एवं उत्सवों के माध्यम से भारतीय संस्कृति विश्व भर में कहीं ज्यादा तो कहीं कम पहुंची है। अन्य देशों पर भारतीय संस्कृति के प्रभावों को देखें तो पाएंगे कि एशिया तथा यूरोप के कुछ हिस्सों में भारत का सांस्कृतिक आदान प्रदान रहा है। तथा भारत के सांस्कृतिक संबंध, यानी रोम, मिस्र और यूनान के साथ भारत के जो सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, उनमें से प्रथमतया हम लेते हैं रोम के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों को। रोम वासियों के साथ भारत के मुख्य रूप से व्यापारिक संबंध रहे हैं। इतिहासकार प्लिनी के अनुसार भारत रोम को रेशम, सूत, हीरे, जवाहरात, सुगंधित विलासिता की सामग्री, मिर्च व मसाले निर्यात किया करता था, जिसके बदले में उसे रोम से धन प्राप्त होता था। इस कथन की पुष्टि दक्षिण भारत से प्राप्त रोमन मुद्राओं से होती है। लगभग 200 ईसा पूर्व आंध्र वंशीय राजाओं की मुद्राओं में 2 चिमनी वाले जहाजों की आकृतियां तत्कालीन जलमार्गीय व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करती हैं। इसके अतिरिक्त भारत व रोम के मध्य राजनीतिक संबंध भी थे। इसकी पुष्टि शिलालेखों व अन्य प्रमाणों से होती है।
सीरिया के संग्राम में दक्षिण भारत के हाथियों का उपयोग किया गया था, हाथियों को प्रयोग में लाया गया था, इसके प्रमाण भी हमें इतिहास में मिल जाते हैं। मिस्र व भारत के मध्य संबंध। मिस्र व भारत के मध्य प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध रहे हैं, जो कि सांस्कृतिक संबंधों के मुख्य आधार हैं। मिस्र एवं मिस्र के मकबरों से प्राप्त हल्दी, नील, मलमल, चंदन की लकड़ी, हाथी के दांत तथा कपास से निर्मित वस्तुएं भारत के साथ उसके गहन संबंधों को रूपायित करती हैं। भारत व मिस्र के मध्य आवागमन का मुख्य रूप से जो मार्ग था, जो साधन था, वह था जल मार्ग, जिसमें के सिंधु, दजला, फरात व नील नदी के माध्यम से यह व्यापार होता था। अतः इन नदियों के आसपास के क्षेत्रों में न केवल भारत जैसी वर्ण व्यवस्था मिलती है, अपितु मिस्र की एलामाइट लिपि भी सिंधु घाटी की लिपि से मेल खाती है तथा दोनों देशों से प्राप्त जो मिट्टी के बर्तन हैं, उनकी बनावट और उनकी सजावट में भी बहुत अधिक समानता है। दोनों ही देशों में गाय, सूर्य, सर्प, नदी इत्यादि की पूजा की जाती थी, जिसके के दोनों ही जगह प्रमाण मिले हैं। मिस्रवासी भी कमल पुष्प को भारतवासियों के समान ही पवित्र मानते थे और आज भी मानते हैं। वहां के प्राचीन देवताओं के नाम भी वैदिक देवताओं के नामों के समान ही हैं। जैसे वैदिक देवता सूर्य, उनके यहाँ सूर्यास हो गया है, मरुत मरुतस हो गया है, दक्ष दरुस हो गया है और हिमालय सिमालिया हो गया है। अतः इसीलिए निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि दोनों ही देशों में परस्पर व्यापारिक, राजनीतिक तथा धार्मिक संबंध रहे हैं। यूनान के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध। सिकंदर से पहले ही भारत व यूनान के मध्य व्यापारिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक संबंध थे, जिसके के हमें इतिहास में स्पष्ट प्रमाण भी मिलते हैं। प्राचीन ग्रीस का यूनान नाम उसके प्रसिद्ध नगर आयोनिया के कारण पड़ा, जिसे अरबों ने यूनान और भारतवासियों ने यवन शब्द से संबोधित किया है। महर्षि पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी में यवनानी लिपि शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके अतिरिक्त यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस, जो कि बुद्ध व महावीर के समकालीन माने जाते हैं, उनके दार्शनिक सिद्धांतों में बुद्ध तथा महावीर जी के सिद्धांतों का पर्याप्त साम्य हमें दिखाई देता है। उनके सिद्धांतों में भी बुद्ध एवं महावीर के सिद्धांत ही परिलक्षित होते हैं। महावीर तथा बुद्ध के समान ही वो भी जीव हिंसा के विरोधी थे। उपनिषदों में निहित ब्रह्म जिज्ञासा के समान ही उन्होंने भी प्रकृति में छिपे रहस्यों को जानने की बात अपने सिद्धांतों में कही है। कर्मों के अनुसार ही मनुष्य पशु अथवा मनुष्य योनि में जाता है, इस बात का समर्थन पाइथागोरस करते हैं, जो कि यह भारतीय कर्मवाद के सिद्धांत को प्रस्फुटित करता है या उसका अनुमोदन करता है या उसकी पुष्टि करता है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध। भारत के लिए जब बृहत्तर भारत शब्द का प्रयोग किया जाता है, तब उसमें दक्षिण पूर्व एशिया के उन सभी देशों का नाम आ जाता है जिनके अंतर्गत जावा, मलाया, सुमात्रा, बर्मा, लंका, बोर्नियो, कंबोडिया, बाली तथा चंपा को रखा जा सकता है। बृहत्तर भारत में सम्मिलित ये देश भारत के वे उपनिवेश थे जिनमें भारत का सांस्कृतिक साम्राज्य चला करता था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के शब्दों में भारत में दक्षिण पूर्व में स्थित एशिया के देशों को सभ्य बनाने में उतना ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है जितना कि प्राचीन यूनान ने समस्त यूरोप को सभ्य बनाने में। मजूमदार के इस कथन को सत्य माना जा सकता है। यद्यपि वर्तमान समय में इन उपनिवेशों अथवा देशों का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। इनमें से अधिकतर के या तो नाम बदल गए हैं अथवा उनमें राज्य भी बदल गया है, परंतु भाषा, साहित्य, धर्म, कला तथा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था के क्षेत्र में देखा जाए तो आज भी वहां भारत का महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। इनमें से अधिकतर द्वीपों का प्राचीन धर्म हिंदू अथवा बौद्ध था, जो अब नहीं है, किंतु आज भी वहां हिंदुओं के शैव वैष्णव मंदिर, बौद्ध स्तूप, रामायण महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों का पाठ, भारतीय वर्ण व्यवस्था, संस्कृत भाषा में लिखित शिलालेख, भारतीय लिपि
जन्म, नामकरण, विवाह तथा मृत्यु आदि संस्कारों की समान विधियां इस बात का समर्थन करती हैं कि वहां भारतीय संस्कृति का भव्य प्रचार प्रसार रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया के पृथक पृथक देशों को अगर हम लें और उनमें भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखें तो हम पाएंगे कि वहां भारतीय संस्कृति ने अपना प्रभाव अत्यंत विशालता और गहनता के साथ छोड़ा है। वे देश आज भी यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा से प्रभावित हैं। इनमें अगर हम देखें तो सर्वप्रथम लंका को ले सकते हैं। वर्तमान में श्रीलंका नाम से विख्यात यह एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के सामरिक संबंधों का साहित्यिक उल्लेख भी हमें उपलब्ध होता है। रामायण में रावण के साथ युद्ध एवं विजय का वर्णन उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त रामायण में रावण को संस्कृत का ज्ञाता भी दिखाया गया है तथा वह शिव का भी परम भक्त था। इससे भारत व लंका के आपसी सांस्कृतिक संबंधों व प्रभावों का आभास सहज ही हो जाता है। इसके अतिरिक्त कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक के द्वारा अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लंका भेजना इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। वर्तमान समय में भी श्रीलंका हिंदू संस्कृति तथा बौद्ध धर्म से प्रभावित एक बौद्ध देश है। जावा, रामायण में जावा को यवद्वीप के नाम से पुकारा गया है, अर्थात रामायण में जावा का नाम यव द्वीप मिलता है। 5वीं शताब्दी के चीनी यात्री फायान के विवरणों से पता चलता है कि उस समय जावा में यद्यपि बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण थे, किंतु बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी हो गया था, जिसका श्रेय फायान ने कश्मीरी राजा के पुत्र वर्मा को दिया है, जो अपने पिता के जीवन काल में ही बौद्ध भिक्षु बन गया था। लंका होते हुए जब बर्मा जावा पहुंचा, अर्थात लंका से गुजरते हुए जो वर्मा था वह जावा पहुंचा, यानी पहले उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार लंका में किया और उसके बाद वह जावा पहुंचता है। वहां पहुंच करके उसने वहां की राजमाता को अपने उपदेशों से प्रभावित किया और राजमाता ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तथा कुछ समय पश्चात राजा ने भी मां से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और वहां का राजा भी बौद्ध हो गया। जावा में स्थित 400 मंजिला बोरोबुदूर का बौद्ध मंदिर आज भी भारतीय संस्कृति के द्वारा वहां निहित उसके प्रभाव को, उसकी विशालता को, उसकी गहनता को, उसकी गंभीरता को प्रकट कर रहा है। आज भी वह भारतीय संस्कृति की छटा बिखेर रहा है, जिसकी दीवारों पर महात्मा बुद्ध तथा बोधिसत्व मूर्तियां हैं। ये भारतीय संस्कृति व कला की झांकी प्रस्तुत करती हैं। अगला देश है बाली। यह आज भी हिंदू द्वीप है। यहाँ के व्रत, त्योहार, अनुष्ठान, संगीत, नृत्य एवं भाषा इत्यादि भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हैं। यहाँ रामायण व महाभारत के पारायण की आज भी परंपरा है। आज भी यहाँ रामायण और महाभारत का पारायण आपको होता हुआ मिल जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि उनका उच्चारण अशुद्ध हो अथवा उच्चारण थोड़ा सा अलग हो। अगला देश है कंबोडिया। राजगुरु होता है जो भारतीय संस्कृति के अनुसार ही धोती, शिखा, यज्ञोपवीत इत्यादि धारण करता है तथा वह भी धार्मिक क्रियाओं का संपादन करता है, जैसा कि भारतीय परंपरा में भी होता है। सियामी भाषा की लिपि भी भारतीय ही है। वहां भी भारत के ही समान रामायण व महाभारत की कथाओं पर आधारित अनेक आधिकारिक व प्रासंगिक कथाएं विद्यमान हैं। थाईलैंड के शास्त्रीय नृत्य में अनेक प्रसंग राम कथा से संबद्ध हैं। बैंकॉक में स्थित नृत्यशाला के ऊपर भगवान गणेश की भव्य मूर्ति भारतीय संस्कृति में निहित धार्मिक भावनाओं की तथा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में गणेश वंदना की परंपरा को बता रही है, उस परंपरा की परिचायक है। अगला देश है चंपा। वियतनाम का प्राचीन नाम ही चंपा था। चंपा आज पूर्णतः मुस्लिम देश है। वर्तमान संस्कृति से पूर्व वहां भारतीय संस्कृति थी।
अर्थात वर्तमान में वहां मुस्लिम संस्कृति है। और इससे पहले की संस्कृति पर आप ऐतिहासिक दृष्टि डालें तो पाएंगे कि इससे पहले वहां पर भारतीय संस्कृति विद्यमान थी और वह अपने चरम पर भी थी। 5वीं शताब्दी के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि यहाँ के राजा भद्रवर्मन हिंदू ही थे। एक अन्य शिलालेख संस्कृत शिलालेख है, उससे ज्ञात होता है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दी के आसपास यहाँ फूनान साम्राज्य अर्थात आधुनिक कंबोडिया का हिंदू शासक राज्य किया करता था, जिसके साम्राज्य में अत्यंत विस्तार था, जिसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, जो कि बर्मा से लेकर के दक्षिण वियतनाम तक फैला हुआ था। यानी उसकी सीमा बर्मा से लेकर दक्षिण वियतनाम तक थी। संस्कृत यहाँ की राजभाषा थी और यहाँ भी भारत के ही समान समाज की व्यवस्था थी। यानी उस समय पर वहां पर भी 4 वर्णों में विभक्त था, जातियों में विभक्त था। यहाँ के अधिकांश लोग शैव धर्म को मानने वाले थे, किंतु राम, कृष्ण, इंद्र, सूर्य और ब्रह्मा इत्यादि की उपासना भी वहां प्रचलित थी। इसके भी प्रमाण हमें मिले हैं। इतिहासकार इत्सिंग के लेखों से ज्ञात होता है कि यहाँ 7वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म प्रचलित था। इस प्रकार स्पष्ट है कि चंपा एक मुस्लिम राष्ट्र बनने से पूर्व भारतीय संस्कृति से पूर्णतः प्रभावित राष्ट्र था। अगला देश है बर्मा। भारत के पूर्व में स्थित बर्मा तो ब्रिटिश काल तक भारत का अविभाज्य अंग रहा है। ईसा की प्रथम शताब्दी से ही भारत लंका से बर्मा पहुंचे बुद्ध घोष आदि बौद्ध मतावलंबियों ने अपने उपदेशों के द्वारा यहाँ समाज को भारतीय संस्कृति व धर्म से प्रभावित किया और बदल दिया। वर्तमान समय में यहाँ 90% आबादी बौद्धों की है। विश्व के सर्वाधिक बौद्ध स्तूपों वाला यह देश बर्मा, जिन्हें यहाँ पैगोडा के नाम से जाना जाता है, पूरे विश्व में इन्हीं के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ के रीति रिवाज, संस्कार, भाषा, लिपि, साहित्य, कला तथा जीवन शैली सभी पर भारतीय प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है। बर्मी भाषा की लिपि दक्षिण भारतीय लिपि से मेल खाती है। शायद वह दक्षिण भारतीय लिपि पर ही आधारित है। बर्मा के धर्मशास्त्र भारतीय विधि संहिताओं के रूपांतरण मात्र हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बर्मा के धर्म, भाषा, साहित्य, कला व जीवन यापन शैली इत्यादि पर भारतीय क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का पूर्ण प्रभाव है। अर्थात भारतीय संस्कृति वहां पर प्रत्येक चीज में स्पष्टतः दिखाई देती है। अगला देश है बोर्नियो। भारत के प्राचीन ग्रंथों में वरुण प्रदेश के नाम से विख्यात बोर्नियो एक हिंदू टापू था। वर्तमान में भी ये एक टापू है और प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति के प्रभाव से प्रभावित था। यहाँ 400 ईस्वी के अभिलेखों में 7 शिलायूप भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें वहां के राजा मूल वर्मा की तुलना युधिष्ठिर से की गई है। इसके अतिरिक्त मूल वर्मा के द्वारा यज्ञों में ब्राह्मणों को 20,000 गायें देने का वर्णन भी मिलता है। बोर्नियो स्थित कोमवेड नामक गुफा में 2 कक्ष हैं, जिसके पहले कक्ष में हिंदुओं द्वारा पूज्य गणेश, नंदी, शिव, ब्रह्मा, स्कंद, महाकाल और अगस्त्य आदि देवताओं की मूर्तियां विद्यमान हैं। ये 12 मूर्तियां हैं, जिनका निर्माण बलुई पत्थर से किया गया है। ये भारतीय संस्कृति के अमिट प्रभाव की गवाही दे रही हैं। इस प्रकार हमने देखा कि एशिया तथा यूरोप के देशों में बल के जन जन में भारतीय संस्कृति विद्यमान है। हर मन में भारतीय संस्कृति विद्यमान है। यानी भारतीय संस्कृति का अमिट व अपरिमित प्रभाव हमें वहां दिखाई देता है। ऐसा ही नहीं है कि इस संस्कृति से प्रभावित यानी भारतीय संस्कृति से प्रभावित वे देश ही हैं, बल्कि उन देशों की संस्कृति से प्रभावित होने वाली भारतीय संस्कृति भी है।